हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाग 2 इंडियन पॉलिटी की भाग 2 अनुच्छेद जो कि 5 से 11 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भाग 1 में मैं बता चुका हूँ संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, और उससे मिलते जुलते कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी कराए हैं आपको। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भाग 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप और अनुच्छेद के बारे में बात करने वाले हैं पहले। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नागरिकता क्या होती है? इसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिटीजनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सिटीजनशिप कहते हैं। तो नागरिकता कि कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देता है, और इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। ठीक है, कोई भी देश अपने मूल निवासी को, जो कि उस देश में निवास करते हैं, उन्हें कुछ विशेष अधिकार देता है। ठीक है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। तो भारत में क्या है? भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल भारत यानी कि देश के नागरिक हैं, न कि राज्य के नागरिक हैं। ठीक है, तो राज्यों के जो नागरिक जो होते हैं वो, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग जो हैं वो भारत के नागरिक है, देश के नागरिक हैं, न कि राज्य के नागरिक हैं। और भारत में जो नागरिकता ली गई है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। भारत में जो नागरिकता ली गई कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग क्या है? देश के नागरिक हैं। राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। राज्य को क्या है? हम लोग निवासी है, न कि राज्य के नागरिक हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तू ने दिया था। नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तू ने दिया था। भारत के नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारत की जो नागरिकता है वो 1955 के अधिनियम पर क्या है? आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन जो हुआ था 1986 में किया गया था। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो में जो है धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। ठीक है, चलिए। नागरिक होने के कारण हम लोग को पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है, जो कि पहले नहीं था, लेकिन अब क्या हम लोग को इंडिया में खास करके कहीं भी आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया जाता है। वो नागरिक होने का आपका पहचान है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं। ठीक है, और गैर नागरिक जो होते हैं उनको ये सुविधा नहीं दी जाती है। वही कह रहा है कि नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि दिया जाता है, गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। संविधान कब बना था? 1950 में, और उस समय उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी जो कि भारत के अंदर थे, उस समय भारत के अंदर थे। और अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों को नागरिकता, किंतु यह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों को नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 6 के अनुसार, लेकिन अगर संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी थी। ये पहले बात हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 19 जुलाई 1948 को, जब परमिट रूल लागू नहीं हुआ था या जब लागू होने वाला था, तो उस समय मतलब पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें कहा गया था कि जब पाकिस्तान से कोई भी नागरिक भारत में आता है, यानी कि 19 जुलाई 1948 को ये नियम लागू हुआ था, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान से कोई भी नागरिक अगर भारत में आते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी।
लेकिन जब हमारा संविधान बन गया, बनने के बाद जब कोई आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। और अनुच्छेद 7 के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 के अनुसार क्या कहता है, स्वतंत्रता के बाद भी भारत से पाकिस्तान जो व्यक्ति चले गए थे या चले गए, वैसे व्यक्ति को भी नागरिकता दी जाएगी जो संविधान बनने से पहले क्या हुए, लौट आए। ठीक है, उन्हें भी क्या होती है, नागरिकता दे दी जाएगी। और अनुच्छेद 8, अब बारी आती है अनुच्छेद 8 की। तो अनुच्छेद 8 के लिए क्या कहता है कि विदेशी भ्रमण एवं सरकारी नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर आप भारत के नागरिक हैं और विदेशों में जाकर के घूमने गए हैं या फिर वहाँ पे कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपका जो नागरिकता है उन्हें समाप्त नहीं की जाएगी, आपका नागरिकता जो है रहेगी। ठीक है। और अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप भारत के नागरिक हैं और विदेशों में जाकर रहते हैं या फिर कोई काम करते हैं और आप वहाँ के भी नागरिकता ले लिए, तो क्या होगा, जब आप विदेशी की नागरिकता ले लेंगे तो आपको भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। वो किसके अनुसार, अनुच्छेद 9 के तहत उसे आप लोगों को नागरिकता क्या जो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 10, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। देश विरोधी कार्य करने का मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है, अपने देश से गद्दारी करके उसे कुछ अपना जो सीक्रेट हैं या फिर कुछ भी दंगा फैलाने वाला जो काम करते हैं, ठीक है, तो वैसे इंसान को क्या होता है, उसकी नागरिकता जो है भारत से छीन ली जाएगी, यानी कि रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। तो वो किसके तहत होता है, अनुच्छेद 10 के तहत। ठीक है। वही कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक वह देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अगर आपने देश विरोधी कोई भी कार्य किया तो आपकी क्या है, भारतीय जो नागरिकता उसे रद्द कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी। ठीक है। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी किसकी है, गृह मंत्रालय को दी गई है। तो नागरिकता संबंधी जितनी भी कानून होती है वो कौन बनाती है, संसद बनाती है। और यह जिम्मेदारी किसकी है, तो गृह मंत्रालय को है। ठीक है, वो अनुच्छेद 11 के तहत। क्लियर है। भारत में क्या है कि अगर नागरिकता आप पाना चाहते हैं, ठीक है, तो नागरिकता पाने के लिए भी कुछ विधियां हैं, रूल है, नियम है। ठीक है। वही कह रहे हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की कुछ विधि है। वो जो नागरिकता अधिनियम जो बनी थी, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट, वो 1955 में लागू हुआ था। ठीक है। और भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। कौन कौन है, पहला जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि। तो भारत में जो नागरिकता है उसे प्राप्त करने के लिए हमें 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। उसकी 5 नियम है, 5 विधि हैं। ठीक है। तो वो 5 नियम कौन कौन से जान गए आप लोग। तो पहला कहता है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर जो नियम बना था वो 1986 में बना था। ठीक है। तो जन्म के आधार पर अगर भारत में जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे को नागरिकता दी जाएगी, उनके माता पिता में कोई भी या माता पिता जो भारत के निवासी हैं, नागरिक है, उन्हें क्या होती है, जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। वही कहता है कि भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो तो। एग्जाम्पल में हम सब क्या है, भारत के नागरिक हैं। ठीक है। दूसरा कहता है वंश के आधार पर। जो वंश के आधार पर अधिनियम बना था वो 1992 में बना था। कब बना था, 1992 में। तो जो वंश के आधार पर जो नियम कहता है, तो ये कहता है कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी नागरिकता दी जाएगी। जो बच्चे विदेश में जन्म लेते हैं उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तब। जब आप
किसी भी बच्चे का जन्म अगर विदेशों में होता है उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन अगर उनके माता पिता पेरेंट्स में से कोई भी एक कम से कम भारत का नागरिक होना जरूरी है, तब उस बच्चे को भी नागरिकता दी जाएगी। किसके तहत? 1992 के तहत, 1992 के तहत, वंश के आधार पर। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए शिखर धवन, ठीक है, ये क्या है? वंश के आधार पर इन्हें नागरिकता प्रदान है। ठीक है, तीसरा है पंजीकरण। तो पंजीकरण में क्या होता है कि इस विधि के द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना पड़ेगा। कितने साल? 7 साल। किसके तहत? पंजीकरण के तहत। जब आप भारत में 7 साल लगातार रह जाएंगे तो आपका पंजीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, और आपको नागरिकता दे दी जाती है। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल जो है देशों को नागरिकता दी जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है पंजीकरण, इस विधि द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए व्यक्ति को 7 साल भारत में लगातार रहना पड़ेगा, कंटिन्यू। ठीक है, इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात आती है चौथा जो अधिनियम कहता है वो कहता है आपको देशीकरण की। ठीक है देशीकरण की। तो वह देशीकरण वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता हो। भारत में हमारी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, देशीकरण के अनुसार कि वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी भी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 सालों तक रहा हो, उसे ही क्या होगा? भारत की जो नागरिकता दी जाएगी। वो देशीय अधिकरण जो अधिनियम है उसके तहत क्या क्या था कि भारत के आप किसी भी एक भाषा की आपको जानकारी होना चाहिए, अच्छी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और भारत के प्रति आपको सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए, और आपको किसी भी वैज्ञानिक या कला क्षेत्र में निपुण होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ 10 साल तक आपको लगातार भारत में रहना होता है। ठीक है, रह रहे हैं तभी आपको जो भारत की नागरिकता उसे प्रदान की जाएगी। किसके तहत? तो देशीकरण अधिनियम के तहत। ठीक है, अब बारी आती है पांचवा। ठीक है, पांचवा अधिनियम क्या कहता है? अर्जित भूमि। तो किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है, किसी भी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिला लिए जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें क्या होती है? वहाँ की नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है, तो जैसे में सिक्किम क्या है, सिक्किम को हम लोग भारत में मिलाया था बाद में, और जो सिक्किम के लोग थे उन्हें भी हम लोग को भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। तो वही बोल रहा है कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दे दी गई नागरिकता। बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता मिली है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिक्किम को जब भारत में मिलाया गया या विलय हो गया, मिल गया, तो जो सिक्किम की जो जनता थी उन्हें क्या हुआ? भारत की नागरिकता दे दी गई। ठीक है, NRI इसका मतलब होता है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, NRI वो लोग होते हैं जो भारत के तो हैं, ठीक है, और वह किसी पढ़ाई या नौकरी के वजह से 6 माह या 6 माह से ज़्यादा के लिए विदेशों में चले गए हों। ठीक है, तो वैसे जो नागरिक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? NRI कहते हैं, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में NRI बोलते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रहा लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया तो वह NRI कहलाएगा। कम से कम आपको 6 माह के लिए अगर आप विदेश में चले जाते हैं पढ़ाई करने या फिर नौकरी करने तो आपको NRI कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आती है ओवरसीज यानी नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता क्या होती है? इसे 2005 में
ओवरसीज नागरिकता को 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। कब? 2005 में। किसको? ओवरसीज नागरिकता को 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशों में जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ जा सकता है। ठीक है, नोट में कर लेंगे आप लोग कि देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने पर या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अगर कोई अब बात आती है वीज़ा की कि आखिर वीज़ा क्या होता है। तो वीज़ा जो किसी दूसरे राज्य जब कोई नागरिक या कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति मांगता है या किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है उसको, ठीक है, उसे हम लोग वीज़ा कहते हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही हम लोग वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा के हम लोग किसी भी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बिना वीज़ा के आप किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। वीज़ा वो पहचान होता है या जो आपका आईडी बोलिए, जो ही बोलिए, वो चीज़ होता है जिसकी आवश्यकता पड़ती है हमें दूसरे देशों में जाने के लिए। ठीक है, अब बारी आती है पासपोर्ट की। नाम तो सुना ही होगा पासपोर्ट। ठीक है, तो पासपोर्ट वो है जो आपको देश छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए, यानी कि दूसरे देश में जाने के लिए आपको खुद के देश में अनुमति लेनी पड़ती हो, उसे हम लोग पासपोर्ट कहते हैं। तो पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, उसे पासपोर्ट कहते हैं। क्लियर है? अब आती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में इसका संशोधन हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं CAA। ठीक है, 2019 में जो CAA और NRC है काफ़ी चर्चा में रहा ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लागू हुआ था। इसको हिंदी में बोलते हैं नागरिक संशोधन अधिनियम। ठीक है, यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। भारत सरकार के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। किसमें? CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो कि 2019 में लागू हुआ था। आपको बता दें कि CAA के अनुसार, ठीक है, जो भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। CAA क्या है? भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का जो नागरिकता कानून बना था उसे संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से जो धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ठीक है, ऐसे जो लोग थे उन्हें भारत की नागरिकता क्या होगी? प्रदान की जाएगी। ठीक है, और इस विधेयक में
भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में जो रहने की शर्त थी उसमें भी क्या कर दी गई, छूट कर गई। किसके लिए, वैसे जो कि पहले से 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, आदि में जो अल्पसंख्यक लोग थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए जो है 11 वर्ष न कर करके 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त की जो नियम थे पहले, ठीक है, उनमें छूट दे करके 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। किसके तहत, CAA के तहत। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारत नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। तो CAA जो है कब लागू हुआ था, तो 20 दिसंबर 2019 को, और उसी दिन पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब बात आती है NRC की, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है, NRC क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम है जो असम के वास्तविक यानी वैध नागरिक है। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जो NRC था वो विशेष रूप से खास करके असम के नागरिकों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहाँ से भागकर भारत चले आए थे। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ से भाग कर कहाँ चले आए थे, भारत में चले आए थे। और ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित हानि बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। जो पाकिस्तान से भाग करके हमारे देश भारत में चले आए थे वो वहाँ के अपने ही लोग, अपने ही वहाँ पे जो उनके लोग थे, उस देश के लोग थे, उनके द्वारा धार्मिक प्रताड़ना के कारण, ठीक है, वो भाग कर कहाँ चले आए थे, भारत में चले आए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए कि जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत तो नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन जो इस तरह अपने मन से भाग कर आए हुए हैं उन्हें नागरिकता हम कैसे दे दें। ठीक है, तो यही बात है कि जो भारत सरकार थी, ठीक है, यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने कहा कि 2013 में कहा था कि अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए, मतलब कहने का मतलब अगर आपको भारत में रहना है तो भारत की नागरिकता भी जरूरी है। और जब भारत की नागरिकता आपको चाहिए तो वहाँ से क्या लाइए आप, NRC लाइए। NRC मतलब भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, NRC लाने बोला। तो NRC में ये बात साफ साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले अगर भारत में आ चुके हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या होगा, NRC के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन जो 24 मार्च 1971 के बाद आएंगे उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। उन्हें भी की जाएगी तब जब वो NRC लेकर के आएंगे। तो 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा। ठीक है, तो NRC का रजिस्टर कब बनने लगा, 2015 में। तो NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़रूरी था। NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर के कुल 30 डॉक्यूमेंट बनाए गए, जिसमें से आपको नागरिकता अगर पानी हो तो 30 में से कम एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, कम से कम एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, तब जाकर के आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो यदि आपके पास इस 30 डॉक्यूमेंट में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको जो है 4 माह का, इन 4 महीने का समय दिया जाएगा। ठीक है, आपको 4 महीने के अंदर आपको साबित करना होगा कि यदि साबित करना पड़ेगा कि आप जो है भारत के नागरिक बनने योग्य हैं।
ठीक है। यदि 4 माह के अंदर आप साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अगर आपको नहीं साबित कर पाया तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी अगर आपको साबित नहीं कर पाया तो आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, वो एनआरसी के तहत वही कह रहा है कि एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा साबित करने के लिए। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपको साबित नहीं कर सकता है तो आपको नहीं कर पाता तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। और यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता तो आपकी जो नागरिकता है उसे समाप्त कर दी जाएगी। किसके तहत? एनआरसी के तहत। ठीक है, और आपको डिक्टेशन सेंटर भेज दिया जाएगा, जांच पड़ताल के सेंटर में आपको भेज दिया जाएगा। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार में कितना है, कितने सदस्य लोग हैं और कौन कौन से व्यक्ति हैं, इस आधार पर जो एनपीआर है वो बनेगा। ठीक है, इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी एनपीआर के तहत। ठीक है, और एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम बात किया नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में। तो और पिछले वीडियो में मैंने बात किया था संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख लिए, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।